हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज है 22 जून। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मैंने आपके लिए टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट कर रखी है, बिल्कुल भी मिस न करें, बहुत इंपॉर्टेंट, अंत तक बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका एनर्जी से रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत में स्थान क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? 61, 62, 63, 64। तो भारत का स्थान है 63वां। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस रैंकिंग को रिलीज किया है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, हिंदी में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। आसान शब्दों में कहें तो ये उन देशों की रैंकिंग है जो फोसिल फ्यूल्स को यूज करना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, जिससे वो पेट्रोलियम, डीजल और कोल पे अपनी आश्रित होना कम कर रहे हैं और वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, हाइड्रो पावर हो गई। तो उन देशों की रैंकिंग जारी कर रहा है जो बेहतरीन तरीके से मूव कर चुके हैं। भारत की रैंकिंग 63वीं है, चीन की रैंकिंग 20वीं रैंक है और सबसे बेहतरीन देश जो है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो मूव कर चुके हैं, जो उनकी तरफ ट्रांजिशन कर चुके हैं, वो है स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। इन्होंने रैंकिंग को टॉप भी किया है। और आप ये भी जान के रखें हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है डीजल, पेट्रोल या फिर कोल के यूज करने से, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हालांकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सिर्फ 1.7 टन है, जबकि वैश्विक एवरेज है 4.4 टन। तो इस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह रैंकिंग जारी करता है, उसका नाम है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। भारत का रैंक 63। ये क्वेश्चन भी आपका एक न्यूक्लियर से रिलेटेड है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है ये। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि SIPRI के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु शस्त्रागार है? SIPRI आपको पता है ये पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये बताना चाह रहा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल्स यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया। तो सही उत्तर है रशिया। रशिया के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। ये रैंकिंग रिलीज की है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI। ये रैंकिंग दी गई है, ये SIPRI की जो लिस्ट दी गई थी उसमें बताया गया है। आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किस रेंज में पाए जाते हैं। आप यूनाइटेड स्टेट्स को देख पाएंगे 5000 इसके पास है और रशिया के पास है 5580, यानी कि सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों के पास है। यूके 225, फ्रांस 290, चाइना 500, इंडिया के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर इन्वेंटरी है और नॉर्थ कोरिया के पास 50, इजराइल के पास 90। आप ये रेंज देख पा रहे होंगे, SIPRI के द्वारा रिलीज की गई थी रैंकिंग। इस रैंकिंग में बहुत सारे डेटा भी दिए गए और ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है और जो ये शाइन बना होता है, ये कहीं आप देखेंगे तो ये न्यूक्लियर हजार्ड को दर्शाता है। मतलब कहीं पे अगर न्यूक्लियर रेडिएशन अगर फैल रही है तो वहां पे ये साइन होता है। रिप्रेजेंटेटिव इमेज मैंने आपके लिए ऐड कर रखी है ताकि आप रिकॉल कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो एक बार फिर से आप देख लें, रशिया के पास सबसे ज्यादा है। आइए कुछ आगे जानते हैं SIPRI क्या है। SIPRI स्टैंड करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका जो स्टॉकहोम शहर है वो स्वीडन में स्थित है और इसका जो उद्देश्य है, अंग्रेजी में आप इसको देख सकते हैं कि इसमें ग्लोबल सिक्योरिटी यानी वैश्विक सुरक्षा, आर्म्स कंट्रोल मतलब आप हथियारों के नियंत्रण के बारे में काम करेंगे और डिसआर्मामेंट मतलब होता है निरस्त्रीकरण, मतलब हथियारों को आप फेंक दें या उनको डिस्ट्रॉय कर दें ताकि विश्व में शांति बनी रहे। ये पब्लिकेशन यानी कि प्री ईयर बुक जारी करता है जिसमें बहुत चीजें बताता है कि कौन से देश कितने खर्चे कर रहे हैं, कौन से देश हथियार इंपोर्ट कर रहे हैं। और इसने जो रैंकिंग जारी की थी उसने बताया था हाल ही में कि 2019 से लेकर 2023 तक भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। इसके साथ साथ इसकी फंडिंग जो होती है इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, वो स्वीडिश गवर्नमेंट करती है और भी देश में फंडिंग करते हैं। आप जान के रखें पूरी दुनिया में सिर्फ 9 परमाणु सशस्त्र राष्ट्र हैं, यानी कि 9 देशों के पास न्यूक्लियर स्टेट्स हैं या ऑफिशियल न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। यो है US, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल। सिपरी ये भी हाईलाइट करता है कि ये जो देश हैं, ये जो सारे के सारे जो 9 देश हैं, ये अपने परमाणु शस्त्रागारों को आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं और भी ज्यादा परमाणु मतलब हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो रूस और अमेरिका के पास कुल परमाणु हथियारों का 90% हिस्सा है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 5000 और 5000, 10,500 यानी कि 11,000 के पास तो न्यूक्लियर आर्सेनल इन्हीं दोनों के पास है, यानी 90% तो यही कंट्रोल कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, अंग्रेजी वर्जन है या हिंदी वर्जन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में किस समूह ने AI स्पेस टेक रोबोटिक्स के लिए 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड आवंटित किया है? Which group had recently allocated 1.1 billion USD for AI space tech and robotics? NATO, SAARC, BRICS और यानी कि AUKUS। तो सही उत्तर इसका है नेटो। नेटो ने 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एक फंड अलग से रख दिया है ताकि वो AI स्पेस और टेक पे काम कर पाए। नेटो आपको पता ही होगा विभिन्न देशों का एक समूह है। आइए थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में। ये अंग्रेजी वर्जन है, ये इसका हिंदी वर्जन है। इसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री अलायंस है, 32 देश उसमें हो चुके हैं अब तक और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी।
आसान शब्दों में कहें कि जब सोवियत यूनियन था तो उसके खिलाफ जो बाकी देश खड़े हुए थे वो नेटो में आते थे। हालांकि सोवियत यूनियन टूट गया, अब वो सिर्फ रशिया ही बचा है। नेटो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम, और इसका जो मिशन है टू प्रोटेक्ट मेंबर स्टेट्स फ्रीडम सिक्योरिटी थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस। लेकिन इसका सबसे एक महत्वपूर्ण एक क्लॉज है, अगर कोई बाहरी देश इन 32 देशों वाले नेटो में कोई भी एक देश पे आक्रमण करता है तो 32 देश वो आक्रमण खुद पे मानेंगे। ये इसके क्लॉज में कहा है, इसके आर्टिकल में कहा गया है, और वो 32 देश उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये आर्टिकल 5 की इनकी एक ट्रीटी है। इफ वन मेंबर इज अटैक्ड ऑल अदर मेंबर विल कम फॉरवर्ड एंड कंसिडर देमसेल्व्स अटैक्ड। अभी नेटो के जो चीफ हैं वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, लेकिन हाल ही में अभी आज ही कल में कुछ नियुक्ति उनकी होने वाली है और वो होंगे मार्क रुटे। ये नीदरलैंड के पीएम रह चुके हैं और ये अगले नेटो चीफ होने वाले हैं। हाल ही में सबसे नया मेंबर जो बना है नेटो का वो बना है स्वीडन। ये 32वां मेंबर बना है। ये 2023 में बना था जब रशिया यूक्रेन का वार एकदम पीक पे था। आप इसका हिंदी वर्जन यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे फैक्ट इसमें दिए गए हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है इसमें। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ये आप कुछ देख पा रहे होंगे सीनरी। मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये वेटलैंड के बारे में है, यानी कि आर्द्र भूमि के बारे में है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हाल ही में पेंटानल वेटलैंड में आग लग गई है। ये किस देश में स्थित है? पोलैंड, अर्जेंटीना, ब्राजील और पनामा। तो इसका सही उत्तर है ब्राजील। ब्राजील में पेंटानल वेटलैंड है और इसमें हालांकि आग लग गई है और इससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। थोड़े से मैं बात बता देता हूँ आपको वेटलैंड के बारे में। वेटलैंड को हम आर्द्र भूमि कहते हैं और ये एक डिजाइनेटेड जगह होती है जिनको रामसर कन्वेंशन के अनुसार हम लगते हैं। रामसर कन्वेंशन रामसर एक सिटी है जो ईरान में था। वहां पे एक कन्वेंशन हुआ था। वहां पे डिसाइड किया गया था कि पूरी दुनिया में जितनी दलदल वाली जगह है, आर्द्र भूमि वाली जगह है, उनको हम एक साइट रामसर साइट घोषित करेंगे। उनके हम सुरक्षा के लिए काम करेंगे। मैं बताता हूँ रामसर साइट क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या है कि क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी को बचाती है। बायोडाइवर्सिटी को इसलिए बचाती है क्योंकि रामसर साइट दलदल जगह होती है, वहां पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े जानवर पाए जाते हैं जो दलदल में रहना पसंद करते हैं। दूसरा कारण क्या है कि ये वाटर क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। जितने आप सेडिमेंट्स हैं यानी कि जो हानिकारक तत्व हैं ये इसी फंस जाते हैं और पानी जो है स्वच्छ रहता है। इसके साथ साथ ये बाढ़ नियंत्रण पे काम करते हैं, सोखता यानी कि एक स्पंज की तरह काम करते हैं और वो पानी को अपने अंदर सोख लेते हैं। तो इस प्रकार से बाढ़ नियंत्रण में भी काम आते हैं। भारत में इस समय 82 रामसर साइट्स हैं। जो नए रामसर साइट ऐड हुए थे उनका नाम है नागी और नगटी। ये दोनों बर्ड सैंक्चुरी हैं, दोनों बिहार में हैं और इनको रामसर साइट में ऐड करने के बाद भारत में 82 रामसर साइट हो चुके हैं। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? व्हिच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? अगर आप गेमर हैं या आप थोड़ा सा टेक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें उत्तर तुरंत दे पाएंगे। तो ये उत्तर आपका है एनवीडिया। तो ये कंपनी है एनवीडिया। मैं बताता हूँ एनवीडिया की स्थापना हुई थी 1993 में। इसके सीईओ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हैं, वो है जेनसेंग हुआंग। सेंटा क्लारा यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी स्थापना हुई थी। मैं बताता हूँ कि ये क्यों ऐसा हुआ कि इतनी महत्वपूर्ण कंपनी बन गई एनवीडिया। एनवीडिया पहले कोई इसका आइडिया इसे खुद भी नहीं था कि ये क्या होने वाला है। ये एक सिर्फ ग्राफिक कार्ड बनाती थी। लैपटॉप में जो गेमिंग करते हैं आप, वो ग्राफिक का एक प्रोडक्ट प्रोसेसर होता है, ये उसी से गेमिंग कराती है। बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे एआई का डेवलपमेंट शुरू हुआ, ग्राफिक प्रोसेसिंग की जरूरत ज्यादा पड़ने लगी और जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ी थी जब दुनिया में इंजन का निर्माण हुआ था, डीजल इंजन का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से एआई का जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जा रहा है, ग्राफिक कार्ड्स की जरूरत एकदम स्काई रॉकेट होती चली जा रही है। एनवीडिया की डिमांड हाथों हाथ बढ़ गई है। एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है। आप उनको हेल्थ केयर में कर सकते हैं, आप उनको एमआरआई सीटी स्कैन में यूज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक में यूज कर सकते हैं, एडवांस्ड मेडिकल चीजों में यूज कर सकते हैं, फाइनेंस में यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग एल्गोरिथम बना सकते हैं, पेमेंट सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन में यूज कर सकते हैं। मनोरंजन में जैसा कि आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, ऑटोमेशन डिवाइसेस हो गई, और इससे एनवीडिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला और इस प्रकार से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। यहाँ तक कि इसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को सबको पीछे छोड़ दिया। हाल ही में आरबीआई ने किन बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया है? रिसेंटली आरबीआई has cancelled the licensing of which banks? सारे ऑप्शन दिए गए हैं, थोड़ा सा ऑप्शन मैंने इसको अच्छे से बनाए हैं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ई, और इसमें बैंक होंगे सिटी कोऑपरेटिव बैंक महाराष्ट्र और पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक। आप जान के रखें कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा बनाए जाते हैं। ये इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए लोन दी जाए। इनको हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कहते हैं। इसमें आरबीआई ने इनको टारगेट दिया था कि आप 75% जो लोन देंगे वो किसानों को देंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में देंगे।
इनका उद्देश्य होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि आरबीआई ने लाइसेंस इसका इसलिए रद्द किया क्योंकि बैंकों में कुछ खास अमाउंट बना के रखना पड़ता है ताकि वो बैंक प्रॉफिटेबल रहें। अगर बैंक्स उस चीज़ को, उस अमाउंट को अगर अपने पास नहीं रख पाते हैं तो डिफॉल्ट हो जाते हैं और आरबीआई उन पर पेनाल्टी लगा देता है, उनको ब्लॉक कर देता है एक तरह से। तो इस प्रकार से आरबीआई ने उसका लाइसेंसिंग कैंसिल कर दिया गया है। आरबीआई पूरे देश में सारे बैंकों को देखता है, रेगुलेटर ऑफ द बैंक की तरह काम करता है। स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ओईसीडी और यूनिसेफ। सही उत्तर है यूनिसेफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कोई यूनिसेफ इसको बोलते हैं कि एयर पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ में बहुत तेजी से प्रभाव पड़ रहा है और यह समय से पहले मौत के लिए दूसरा मुख्य प्रमुख वैश्विक जोखिम कारक है। पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक दूसरा कारण जो है एयर पोल्यूशन ही बन गया है। और जैसा कि पता है कि यूनिसेफ बच्चों के लिए काम करती है और एयर पोल्यूशन बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। आईएफसी ब्रुकफील्ड की बीकानेर और सौर ऊर्जा परियोजना में कितना पैसा निवेश करेगा? तो ये एक सौर ऊर्जा निवेश है, बीकानेर राजस्थान में करेगा। तो इसकी जो वैल्यू है 105 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 105 मिलियन यूएसडी, ये ब्रुकफील्ड इन्वेस्ट करेगा बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट में। फिनलैंड के पावो नूर्मी गेम्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने पदक जीता था। तो ये कौन सा मेडल जीता है? आपको उसका उत्तर बताना है। तो उसका सही उत्तर है गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने फिर से कर दिखाया और फिनलैंड के पावो नूर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस देश ने विवाह समानता विधेयक पारित किया है जो समलैंगिक विवाह को वैध बनाता है? ये लीगलाइज करता है सेम सेक्स मैरिज को। मैं बताता हूँ, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन पहला ऐसा देश बन चुका है। तो इसका सही उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। ये एक्ट पास हो चुका है। समूह 4 चाल्कोजेनाइड्स की कौन सी अनोखी संपत्ति खोज की गई है? ये नई एक साइंटिफिक डिस्कवरी किया है भारतीय वैज्ञानिकों ने और उसमें समूह ग्रुप 4 के जो चाल्कोजेनाइड्स होते हैं, अगर आपका ये इनकी खास प्रॉपर्टी पाई गई है और उनका ये उद्देश्य है कि ये अपने फॉर्म को तेजी से बदल सकते हैं। तो इसका हमें फायदा क्या होगा? इससे हम हाई एनर्जी स्टोरेज बैटरी कैपेसिटी बना सकते हैं। इंडिया की जो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये उसी के अनुरूप काम कर रही है, भारत को बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कैबिनेट ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 2869.65 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से शहर में है? अयोध्या, इंदौर, वाराणसी और जयपुर। सही उत्तर है इसका वाराणसी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एनएचएआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तैनात करके सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी के लिए एआई पे किस इंस्टीट्यूट के साथ ज्ञापन या हस्ताक्षर किया है? सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए गए हैं। तो ये है ट्रिपल आईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली नहीं है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसके साथ ये करके एआई के क्षेत्र में रोड सेफ्टी को बढ़ावा देगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेनी प्रसाद वर्मा, लल्लू सिंह, अधीर रंजन चौधरी और भातृहारी मेहताब। तो इसका सही ऑप्शन है डी, भातृहारी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। और प्रोटेम स्पीकर का जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट करते हैं। आप पहले पॉइंट आप इसको जान लें। प्रोटेम का मतलब होता है टेम्परेरी। ये स्पीकर टेम्परेरी नियुक्त किए जाते हैं जब पहली सिटिंग होती है लोकसभा की, क्योंकि पहले सिटिंग में ही लोकसभा स्पीकर नियुक्त नहीं होते हैं। और जो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है वो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं उन्हीं में से। और इनका जो कार्य होता है, ये प्रोटेम स्पीकर बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ओथ या शपथ दिलाते हैं और प्रोसीडिंग को कंडक्ट कराते हैं, खासकर जो पहली लोकसभा होती है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो सही उत्तर इसका है 20 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ओडिशा स्पीकर असेंबली के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है सुरामा पाधी। सुरामा पाधी को ओडिशा विधानसभा स्पीकर चुना गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो नए अभी हुए हैं वो है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल है रघुबर दास। और ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस जिसे कहते हैं ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ओडिशा स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे, ये कोणार्क का सन टेम्पल है। वहां पे एक चैरियट, एक रथनुमा एक स्ट्रक्चर है, उसके जो व्हील्स बने हुए हैं ये कुछ इस प्रकार हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस व्हील्स को अगर आप सनरेज पे पड़ती हैं तो इससे आप समय का अनुमान लगा सकते हैं। तो ये रहा आज करंट अफेयर्स। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई आपको डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें, मैं उसको जरूर यूज में लाऊंगा और आपके डाउट्स को हर संभव हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आशा आपको सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।